गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। दूसरी जानिब अब्दुल हफीज शेख जो हुकूमत की जानिब से उम्मीदवार थे वो 164 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 7 वोट मुस्तरद भी हुए हैं, जबकि पीटीआई ने नताइज को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आज दिन भर सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी रही। पुरअमन माहौल में अच्छे इंतखाबात हुए, लेकिन सबकी नजरें कौमी असम्बली के मौके पर ही रहीं और वीडियोज के भी चर्चे हुए। शहरियार आफरीदी ने अली हैदर गिलानी के बताए गए तरीके के ऐन मुताबिक वोट जाया कर दिया। नतीजा आपके सामने है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं और अब्दुल हफीज शेख हार गए हैं। दूसरा मामला भी इसी से जुड़ा है। जमाती और गैर जमाती सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग ने अपनी जगह बना ली है। ना झुकने और ना बिकने के नारे लगाने वाले बिकते भी हैं और झुकते भी हैं। पैसा भी चलता है और जमीर भी जागते हैं। ये सिलसिला रुकेगा कैसे? और आखिर में बात उस मजाक की जो फैसल बावडा ने आज कर दिया है। बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जैकम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर भी हमारे साथ हैं और अंबर शमसी भी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। आज सेनेट इलेक्शन थे और दिन भर इस अहम मौक़े से मुतालिक ही अपडेट्स आती रहीं। जनरल नशिस्त पर सबसे अहम मुकाबला हुआ, जिसके लिए हुकूमत और पीडीएम ने भरपूर मुहिम भी चलाई। अरकान को अपने अपने उम्मीदवार की हिमायत करने पर कायल किया गया। सबकी नजरें हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबले पर ही लगी रही। यूसुफ रजा गिलानी आप इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इसके बाद हालात कैसे होंगे हुकूमत के लिए? नासिर बेग चुगताई साहब, के लिए हालात तो गड़बड़ है, क्योंकि अब उसूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर को जमहूरी रवैये के मुताबिक इत्तेमाद की तहरीक लेना चाहिए। उन पर पाबंदी नहीं है, आइन में भी लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट उनसे कह सकता है कि आप कौमी असम्बली में आपका उम्मीदवार हार गया तो आप इत्तेमाद का वोट लें, क्योंकि कौमी असम्बली का पूरा ऐवान जो है वो काउंट किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं कहेंगे, आई नो वेरी वेल। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का अपना ज़मीर क्या कहता है, वो किस तरह कहते हैं। और दूसरों के ज़मीरों की बात नहीं करूँगा मैं, इस वक्त मैं वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर बहुत करते हैं कि उसकी रिवायत क्या है। मैं कल तक कह रहा था कि हफीज शेख के पास नंबर हैं और जनरल साहब के कुछ रिजर्वेशन थे इस बारे में, कुछ और भी हो सकता है, और बिल्कुल सही साबित हुआ वो, क्योंकि 7 वोट मुस्तरद हुए और ये 7 वोट जानबूझकर मुस्तरद कराए गए। और फिर भी 160 वोट लिए हैं अपोजिशन ने, तो इसका मतलब ये है कि कोई और भी है जिसने वोट दिया गिलानी साहब को। अगर 7 मिला लें आप तो 171 बनते हैं, और कल रात को 171 उनके पास थे। हुआ वही है जो संजरानी के साथ हुआ था कि जब खड़े हुए तो सब खिलाफ थे, जब बूथ में गए तो सब हक में हो गए उनके। तो मेरा ख्याल ये है कि सूरत हाल जो है वो टेक्निकली गड़बड़ है, और टेक्निकली यूँ गड़बड़ है कि हुकूमत ने इसको बहुत लाइट लिया। आखिरी 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छी इनिंग खेली, तगड़ी इनिंग खेली, अच्छे स्ट्रोक्स लगाए। स्कोर बहुत ज़्यादा था, वो पूरा नहीं कर सके इसको। मैं समझता ये हूँ कि ये एक बड़ा सबक है। एक सबक इस बात का है कि आप पैराट्रूपर्स को लेकर ना आएँ, आप बाहर के लोगों को ना लाएँ, आप नज़रियाती कारकुनों पर इतबार करें। जब आप नज़रियाती कारकुनों पर इतबार करेंगे तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। जब देखिए, ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ धोखा होता है, यहाँ फ्रॉड होता है, यहाँ चीटिंग होती है, यहाँ वोट ख़राब किया जाता है। इंडिया और कई ममालिक मजबूर हो गए हैं कि वो अपने बैलेट पेपर पर लिखें, तमाम उम्मीदवारों के नाम लिखें और नीचे लिखें नन ऑफ देम, हमें कोई नहीं चाहिए। इसका मतलब है कानूनी तौर पर वोट ख़राब करने के जवाब मौजूद है। कमर दिलशाद साहब से कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कल जो वीडियो आई है वो बहुत बुरी है, बड़ी बुरी बात है, लेकिन इसका कोई कानूनी जवाब पैदा नहीं होता कि इससे कोई कार्रवाई होगी, क्या होगा। अब देखते हैं कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे। बिल्कुल गुंजाइश चैलेंज करने की, चैलेंज करने जाएं। और 2 बार काउंटिंग हुई है, 2 बार काउंटिंग में 7 वोट वो मुस्तरद हुए हैं, बाकी हार गए आप। तो जाएं और चैलेंज करें और इस बात को पूरा आपको
ठीक है, अगर चैलेंज करें तो उसके बाद ये हालात आगे समझ में आएंगे। जैगम खान साहब, एक वीडियो जो सामने आई थी जिसका भी नासिर साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी देखी होगी वो वीडियो जो कल से गर्दिश कर रही थी, एक नहीं थी बल्कि 2 थी, एक से ज़्यादा थी। तो उन वीडियोस के बाद जो इस वक्त हालात हैं, अगर गवर्नमेंट चैलेंज करती है तो क्या उसके बाद नताइज बदल जाएंगे? क्या सेनेट इलेक्शन भी दोबारा से होंगे जिस तरह NA-71 में हुआ? किस तरफ जाएंगे हालात? मैंने भी लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी है, कंवर दिलशाद साहब का भी तबसरा सुना है, और वो यही कह रहे हैं कि जो कुछ वीडियो में मौजूद है, पहली वीडियो में जिसको ओन कर लिया है गिलानी साहब ने, अली हैदर गिलानी ने, उसमें जो कुछ है उसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि वोट कैसे ज़ाय करना है। तो मुझे हैरत हुई, मेरे ख्याल में इस पर कोई ना कोई क्लॉज होनी चाहिए थी। इस वक्त तक के कानून में, हमारे 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें कोई ऐसी क्लॉज नहीं है। लेकिन देखिए 2019 में जैसा मौजज़ा हुआ था और जिस तरह अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई थी और संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी और PTI ने कहा था कि देखें लोगों के ज़मीर जागे हैं और लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, तो हमें तो तवक्को करनी चाहिए थी कि अब भी PTI वाले कहेंगे कि देखो लोगों के ज़मीर जागे हैं और लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दिया, लोगों ने पैसे के मुताबिक वोट दिया है। सिर्फ एक फ़र्क है कि अपोजिशन के पास उस वक्त ये सलाहियत नहीं थी कि किसी के फ़ोन टैप करती, किसी की वीडियोस बनाती, लेकिन हुकूमत के पास ये सलाहियत होती है। और उस वक्त हुकूमत के सर पे बुज़ुर्गों का दस्त शफ़क़त था, अब नहीं है। अब ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, पार्टी को बेहतर चलाना चाहिए था। बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, कौमी असम्बली में हुकूमत की जो अक्सरियत है उस पर सवाल आ गया। पार्टी के अंदर जो तवाइफुल बलूकी है PTI की पार्टी के अंदर, वो खुलकर सामने आ गई और ये भी जाहिर हो गया कि इमरान खान की टीम इमरान खान के डिसिप्लिन में नहीं है। और 3 सवाल खड़े हुए हैं, मैं जल्दी से कह दूंगा। पहली बात यह है कि कप्तान को ये बताना होगा कि उन्होंने कैसी टीम बनाई। वो तो पूरी कौम को कहते थे कि मैं बेहतरीन टीम बनाऊंगा, इनकरप्टिबल लोगों को लाऊंगा। अगर उनका ये दावा ठीक है कि ये लोग बिके हैं, तो फिर ये कैसा बिकाऊ माल है जो उन्होंने पार्टी में आला तरीन फोरम में इकट्ठा कर लिया है। दूसरी पार्टी के लोग तो इस तरह नहीं बिक रहे। दूसरी बात, उन्होंने पार्टी को किस तरह चलाया, पार्टी में कैसा डिसिप्लिन कायम किया, पार्टी के लोगों को कैसा मोटिवेट किया और किस तरह और क्यों वो सब अपने साथियों को साथ चलाने में नाकाम हुए। और तीसरा सवाल ये है कि उन्होंने किस तरह के लोगों को सेनेट की टिकटें दी। ये सवाल तो उनसे पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। इल्ज़ाम भी लग रहा है कि PTI पार्टी के तौर पर सीटें बेच रही है, अगरचे दूसरे लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि वो बिक रहे हैं, उनके अपने लोग, या दूसरी पार्टियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मेंबर्स खरीद रहे हैं। तो PTI पे इल्ज़ाम आ रहा है कि वो टिकटें बेच रही है और ऐसे लोगों को टिकटें दे गई जिनके पास सिर्फ ब्रीफ केस हैं और कोई अहलियत नहीं है, जो ATMs हैं और जिनके कारोबार भी ऐसे हैं कि मशकूक कारोबार हैं, जो हुकूमत में आके पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होंगे। इन सवालों के जवाब भी हुकूमत को देनी होगा और मेरा ख्याल है फ्यूचर में रिफॉर्म्स का रास्ता भी निकालना होगा। फ्यूचर में रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, बिल्कुल। जुनैरा, अली हैदर गिलानी की वीडियो में जो 3 लोग नजर आ रहे थे जिनसे पैसों से मुतालिक वोट से मुतालिक बात हो रही थी कि वोट को वेस्ट किस तरह करना है, वो 3 लोग आज वजीर आजम के साथ भी नजर आए असेंबली में, उनके साथ उनकी कुछ पिक्चर्स भी सामने आई। तो पार्टी के अंदर कोई एहतसाब की पॉलिसी नहीं है मामला को बेहतर तरीके से हल करने के लिए? मैं पार्टी को तो एक वक्त में साइड पे कर सकती हूँ, बिकॉज ये पार्टी अभी तक कोई इतनी मैच्योर पार्टी साबित नहीं हुई है। दे आर ट्राइंग टू गेन द कॉन्शियसनेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। रात की जो वीडियो थी, अगर ये जनरल इलेक्शन होता और इसमें लोगों ने वोट डालना होता, तो एक तो कॉम्प्लेसेंट ना होती आवाम इस तरह की वीडियो में, कोई ना कोई बहुत बड़ा अपसेट होता, चेंज होता, और गिलानी साहब या जो भी साहब होते जिनके हवाले से ऐसी वीडियो आई होती, वो यकीनन हार जाते। मुझे यकीन है लोगों का कॉन्शियस इतना ज़िंदा है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज ही ऑलरेडी इलेक्टेड हमारे मेंबर्स थे, उनका ज़मीर कितना मुर्दा है,
कितना फिल्थी है और उसमें से कितनी सड़ांध उठ रही है, ये पता चलता है कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फैसले हो चुके हैं, वाकई करप्शन जीत गई है। आई रियली बिलीव लास्ट टाइम जो कुछ हुआ था सेनेट के इलेक्शंस में, अगर हमारा इलेक्शन कमीशन का कॉन्शियस जिंदा होता, हमारे बाकी इदारे जाग रहे होते और पाकिस्तान से सिंसियर होते, तो ये वक्त ना आता। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर अब तक इन 3 सालों के बीच में हो चुकी होती जिसमें हम समझते कि वाकई हमारी जो क्लेप्टोक्रेसी है, उसको मैं क्लेप्टोक्रेसी कहती हूँ, अब दे आर नॉट इवन द लीडरशिप, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं मुल्क के लिए। चलें, स्लो एंड स्टेडी वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। दोनों कैंडिडेट्स, मैंने कल भी कहा था, दोनों कैंडिडेट्स में से एक का भी कैरेक्टर इस काबिल नहीं है कि हम उससे कहें ही इज़ अ गुड कैंडिडेट। और गिलानी साहब जीते या हफीज़ शेख साहब जीते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि जब पंजाब में सीट सेटिंग हो रही थी, एडजस्टमेंट हुई सारी, उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं आई थी। वो बहुत बड़ा सिग्नल था। और अभी जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो बहुत डायरेक्शंस में जाएंगे। कोalitions पे भी शक होगा। ये बात तो डिटर्मिन हो गई कि इमरान खान सही शोर मचा रहे थे। ये बात भी डिटर्मिन हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी नहीं ली। ये भी डिटर्मिन हो गया इलेक्शन कमीशन इज़ प्रॉबेबली कंप्लेसेंट इन ऑल दिस। तो उसके बाद किस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं, न्यूट्रलिटी फैक्टर, आपको राना सनाउल्लाह सारे बड़े खुश नज़र आ रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि एवरीथिंग इज मैनेज्ड? कहाँ है डेमोक्रेसी? तो हमें बहुत बेसिक लेवल ऑफ डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है, और ये उन लोगों के करने से होगा जो ऑलरेडी हाउस में नहीं बैठे हुए। ठीक। अंबर, अभी जुनैरा ने कहा कि शायद चीज़ें मैनेज की गई क्योंकि बड़े पुरअमन और मुतमईन नज़र आ रहे थे जो नून लीग के लोग हैं और इवन पीपल्स पार्टी के लोग भी। आपको क्या लगता है क्या हुआ आज? नतीजा जो आया वो किस किस्म का था? 7 वोट रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट कैसे किया जाता है, वोट को जाया कैसे किया जाता है, ये तो हमें वीडियो में नजर अली हैदर गिलानी ने बता दिया। जी बता दिया था, लेकिन एक और तरीका हमें आज शहरियार आफरीदी ने भी दिखाया था कि किस तरह से वोट रिजेक्ट किया जाता है। देखिए इसमें अगर आप मवाजना करें देखिए अगर आप मवाजना करें, एक तरफ जो फौजिया अरशद है पीटीआई की इस्लामाबाद से, वो भी नुमाइंदा थी, वो जीत गई। वो पुरानी एक पीटीआई की कारकुन है, काफ़ी काम करती रही हैं, उनको बहुत इज्जत भी मिलती है। और साथ साथ जो हफीज शेख साहब की जब नॉमिनेशन हुई थी, जो पीटीआई के अंदर लोग, इसमें आमिर लियाकत साहब तो काफ़ी वोकल थे, ट्वीट भी किया, बात भी की, तो इससे यही जाहिर होता है कि कई फैक्टर्स हो सकते हैं। आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग तो जाहिर है पीटीआई जो है उसको सूट करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि फिर मैं इस बात तो पूरा ख़त्म कर लेती हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, इनकी गिलानी खानदान की जो कोशिश थी वो कारामद भी हो सकती है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग थी या नहीं, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही ये फैसला कर सकती है। दूसरी तरफ नाराज कारकुन थे, वो खुश नहीं थे हफीज शेख साहब की नुमाइंदगी पर। सो देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स एट प्ले है। कुछ जो अभी सामने आएंगे, कुछ अभी हमें कुछ अभी से पहले से जो मालूम था। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अब मिसाल के तौर पे अब पीटीआई की तरफ से शहबाज गिल ने भी ट्वीट कर दी है कि चैलेंज करेंगे। इससे पहले भी डिस्क्वालिफिकेशन यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात हो रही थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो वीडियो सामने आई थी अली हैदर गिलानी की, क्या ये स्टिंग ऑपरेशन था जिस एमएनए को भेजा गया था, क्योंकि वो साथ साथ इमरान खान साहब की नजर भी आ रहे थे, खुश भी लग रहे थे, मुतमईन भी नजर आ रहे थे, एंड वो इसलिए पैनिक जो मचा हुआ था, इसलिए जो कोशिश की जा रही थी हफीज शेख साहब को जितवाने की, क्या यही वजह थी कि अंदाजा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे? सो देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हियर एट द मोमेंट। जो जाहिर है इसका बज़ाहिर कुछ हम तशरीह कर सकते हैं कि वो वीडियो का लीक होना, clearly timing was crucial. Will it be a reason कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? पीटीआई किस तरह से परस्यू करेगी? जो वजूहात स्पिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो तो जाहिर है एक तरफ और दोनों तरफ का होगा। एक कहेंगे जमहूरियत जीत जाएगी, दूसरे कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग जीत गई है। लेकिन बात यह है कि जो हमने सादिक संजरानी साहब का भी केस देखा था, तब जायज था जब ट्रेजरी बेंचेस के हक में वोट्स गए थे। आपके ख्याल में तब भी यही हुआ था? है, जाहिर है वो सिकंदर होता है,
वो एक स्पिन उनकी होती है, जो हारता है वो कहता है हॉर्स ट्रेडिंग हुई या धांधली हुई। अभी बहुत से सवालों के जवाब आना बाकी है। एनबीसी में जनरल साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जनरल साहब, जो नतीजा हमारे सामने आया है उससे रिलेटेड हमारे जितने भी तज्जियाकार हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन एक और फैक्टर भी था कि हुकूमत के अपने कुछ लोग नाराज़ भी थे, उनके इत्तेहादी भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। तो जो कुछ हुआ ये गवर्नमेंट की अपनी कोताही थी कि वो लोगों को नहीं मना सकी या कायल नहीं कर सकी अपने आप को वोट देने के लिए, या जो कुछ हुआ ये ओपोजिशन की तरफ से किया गया धांधली थी? आपको क्या नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत कुछ था। जो आप नाराज लोगों की बात करते हैं वो भी ये है कि उनकी जाती तवक्कुआत, वो भी एक तरह की आप कह लीजिए कि करप्शन के मुतरादिफ। हुकूमत में जब आप आ जाएं, हर कोई वजारत भी मांगता है, कहीं न कहीं ओहदा मांगता है, और जिसको नहीं दिया जाता वो फिर आप देख लीजिए उसको हर चीज खराब नजर आती है। हमने जो कल भी बातचीत की थी इस पे, वो मैं उसी से थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे इन हालात में कतन ये गर्ज नहीं थी कि इनमें से दोनों में से जीतता कौन है। मेरी नजर थी दो नुक्तों पे। पहला ये कि कोई मुखलिस अच्छा आदमी जो कि कल को अगर सेनेट का चेयरमैन भी बना देते हैं तो वाकई वो तवक्कुआत पे पूरा उतरे, वो अपने जाती मकासद और अपनी जाती लालच से हट के कुछ कर सके। दूसरी बात ये थी कि क्या इतने शोर शराबे के बाद और इतने लंबी चौड़ी हेयरिंग्स और सुप्रीम कोर्ट में जाके जो कुछ होता रहा उसके बाद काश करप्शन ना हो। ये मेरी दो तवक्कुआत थी, मैं सोचता था। तो एक चीज पे तुमने कल ही बात की थी कि दोनों हजरात जो जिनका ये हम कांटेदार मुकाबले की बात कर रहे हैं इस काबिल नहीं थे कि इनको सेनेट के अंदर जगह दी जाती। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पैसे का इस्तेमाल भी वो दबा के हुआ। उससे यूं लगता था कि किसी के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि इस मुल्क से हमने ये पैसे का इस्तेमाल या करप्शन खत्म करनी है। ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो गर्मजोशी नजर आई और ना ही सियासतदानों में या जिन लोगों ने वोट देने थे उनमें कोई ऐसा हमें नजर आया कि शायद वो किसी को एहसास जाग गया हो इन चीजों से, वो नहीं नजर आया। और पैसे के खुले वीडियोस फिर रही हैं, ऑडियो टेप्स फिर रही हैं, ये सारा कुछ अगर आप देखें तो इंतहाई हौसला शिकन सूरत हाल नजर आती है। अब इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें मुल्क का तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुल्क को तो कोई भला नहीं हुआ, ये इनके जाती फायदे हो गए। इससे आगे जो सूरत हाल है वो ज्यादा गंभीर नजर आती है, क्योंकि ये इलेक्शन वाहिद इलेक्शन है सेनेट का जिसमें हुकूमत की कारगुजारी या उसकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये अचानक आप लोगों को बाहर से नॉमिनेट करते हैं और उनमें से अक्सर का तो पॉलिटिकल कैरियर ही नहीं होता, तो वो उनके बारे में बहुत कुछ हम जानते भी नहीं है। लेकिन ये है कि एक पार्टी अपनी लॉयल्टी की वजह से इलेक्शन में वो जीत जाती है, उनको वोट दिलवा देती है, या आप इस तरह वोट ले लेते हैं कि पैसा लगा के। जो सेनेट के चेयरमैन वाला किस्सा हुआ था उसमें भी पैसा लगा था और मुझे बिल्कुल पता है कि किसने लगाया और कौन कौन बिके। वो जो जेयूआई बहुत शोर मचाती थी, 3 आदमी उनके भी बिके। और आज भी यही हुआ है। हारने वाला हमेशा कहेगा कि जनाब ये बड़ा इसमें ये गड़बड़ हो गई, जीतने वाला कहेगा जमीर जाग गए। तो जागे कहीं नहीं, ना उस वक्त जागे हुए थे जमीर, ना आज। उस वक्त भी जमीर बिके थे, आज भी बिके हैं। तो उस लिहाज से एक अफसोस का दिन है, एक ताजियाने का दिन है और शर्म का दिन। ठीक है, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप जो भी कह लें गिलानी साहब को, उन्होंने 9 एक्स्ट्रा वोट लिए हैं। 160 उनकी स्ट्रेंथ थी, 169 वोट लिए उन्होंने। दूसरे ये कि पीटीआई को खुश होना चाहिए कि उसको 2 हीरो सैफुल्ला आबड़ो और अब्दुल कादिर जीत गए बड़े मार्जिन से। और ये दोनों कौन हजरात हैं आपको ही पता है, जनरल साहब को ही पता है। जितनी गंद के बारे में आप बात कर रहे हैं सेनेट इस्लामाबाद में, उससे ज्यादा गंद इस तरफ हुई है कि जहाँ जहाँ गंद है उसका सफाई कोई नहीं कर पाएगा। सर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हम फिर अगले साल 3 साल बाद कोई ऐसी ख्वाहिश सर दुआ भी कर सकते हैं, उम्र में भी चलते हैं, वहां भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन 3 साल बाद और 6 साल बाद हम फिर बैठे होंगे अगर जिंदा हुए और ये बात कर रहे होंगे। ठीक है, जनरल साहब ने भी अपना कमेंट ऐड कर लिया और एनबीसी आपने भी अपना कमेंट ऐड कर लिया। अंबर आप 1 लाइनर ऐड कर दीजिए, आप कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से, उसके बाद मैं ब्रेक की जाना चाहती हूँ। कहना चाह रही हूँ कि आप पंजाब का भी फैक्टर देख लें कि वहां भी तो बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए थे, क्या वो भी फैक्टर हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से अराकीन की मुबैना खरीदो फरोख्त के इल्जामात लगाए हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने इस मामले को मजीद मुबहम और मुतनाज़ बनाया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की राय के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पुराने तरीक़ाकार से इंतखाब कराया है। सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने और हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी के लिए कैसा तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है, यही हमारा आज का सवाल है। जनरल साहब, देखिए, आइंदा के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। उसमें नई टेक्नोलॉजी भी, जब जैसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर आप तहकीक कर सकते हैं और मुनासिब टेक्नोलॉजी देख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा वोट के ऊपर भी निशान का तरीकाकार रखा जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप वोट को बहुत लंबे वक्त तक के लिए खुफिया न रखें, तो वो भी उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। तो मकसद कहने का ये है कि तरीकाकार तो बहुत है, लेकिन इसमें भी जरूरत इस बात की होगी कि इस पे कंसेंसस डेवलप करके किया जाए, वरना यहाँ पे ये एक और मसला खुल जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज में इसके ऊपर एक आप कह लीजिए कि इत्तफाक राय ना हुआ तो वो मसाइल उस पर भी खड़े होंगे, इलेक्शन कमीशन के लिए भी मसला होगा। तो बेहतर ये है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी से भी ले लीजिए राय, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस थी, रहनुमाई थी, उसकी रोशनी में कोशिश की जाए कि अगले इलेक्शन से पहले नई टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी जो है उसके अच्छे ट्रायल वगैरह करके, वरना वो जैसे पिछले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में एक फेलियर हो गया था और फिर नताइज नहीं पहुंच सके, वो मुश्किल हुई। तो इस तरह के इशूज अगर खड़े हों तो वो भी इलेक्शन को पूरे को खराब कर देते हैं, उस पर शकूक व शुबहात होते हैं। तो ये वक्त है कि अभी फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल किया जाए और जो राय दी थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है जुनैरा, कभी जब लोग वोटिंग के लिए जाते हैं लोगों के पास, तो सबसे पहले उनका नारा होता है ना झुकने वाला ना बिकने वाला, लेकिन उसके बाद जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो लोगों को ख़रीदते भी हैं, खुद पैसा भी लगाते हैं, सारे काम करते हैं। इस तरीके कार को किस तरह से डिस्करेज किया जा सकता है? जो पैसों वाला एलिमेंट है, इसको कैसे निकाला जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीज लगा के, और इसका कोई हल नहीं है। आपको प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, थॉरली इन्वेस्टिगेट करें, जिसके ऊपर चीज़ें प्रूव हो जाएं उसको सज़ा दें, उसको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करें, ताकि एक जिसे कहते हैं ना निशाने इबरत बने। कोई डर, कोई खौफ, कोई बारिंग तो आपको लगानी पड़ेगी ना, कोई फेंसिंग तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर पिछले दो जो इलेक्शंस हैं, आज का और पिछला मैं मिला के कह रही हूँ, अगर इन दोनों को हम देखें तो जिस रफ्तार से करप्शन बढ़ी है, तो आप देखते जाएं ये मल्टीप्लाई होके 4 फोल्ड 5 फोल्ड हो जाएगी, और फिर वो इतना बड़ा एलिफेंट बनेगा जो आपके हाथ में नहीं आएगा। सो मेरे ख्याल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थॉरली वैसे भी करने की ज़रूरत है, ताकि कोई डस्का, कोई नौशहरा, कोई 4 हलकों का मामला दोबारा से धरनों की तरफ हमें ना लेके जाए। इसके ऊपर मसला ही ख़त्म हो जाए एक दफ़ा। टेक्नोलॉजी इंटरफेस और ह्यूमन इंटरफेस को मिला के कोई हाइब्रिड निज़ाम बनाना पड़ेगा, ताकि कोई ये भी ना कह सके कि RTS बैठ गया था। और आप एग्जाम्पल ले लें, दुनिया के बहुत बहुत बड़े मुल्कों में अभी तक बैलेट्स जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से भेजे जाते हैं, काउंट भी होते हैं। सो द बेसिक इशू इज़, एक तो ट्रांसपेरेंसी, दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट। वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है कि आपको इन ROs और इन लोगों के ऊपर इस सिस्टम पे क्या एतबार है। तो जब मशीन और मैन का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मेरे ख्याल है किसी हद तक चीज़ें हाइब्रिड होके बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, जुनैरा ने भी कुछ सजेशंस दी। हम अगर अपनी जो नेबर कंट्रीज़ है उनकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो किसका मॉडल सबसे बेहतरीन है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है? वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अपने इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान ने बहुत से इस्लाहात किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लाए वो, ताकि गिनती भी सही हो जाए और मामला भी सही हो जाए। फिर उन्होंने अपने इंतखाबात को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश फला के इंतखाबात इस महीने में होंगे, फिर 2 हफ्ते बाद होंगे, फिर 3 हफ्ते बाद होंगे। उनके इंतखाबात 1 हफ्ते 1-2 महीने तक चलते हैं और फिर वो काउंटिंग का टाइम लेते हैं। अच्छा, मैं पहला इंतखाब जो पिछला हुआ है उस पर कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई। उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी जिनका सही इस्तेमाल किया गया। वो बैठी नहीं मशीनें, पहले इंतखाब में बैठ गई थी। पहले इंतखाब में उनका टेस्ट एंड एरर हुआ था, लेकिन अब वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, अब वो खुद भी बना रहे हैं मशीनें। दूसरा ये कि हम अपनी इस्लाह से भागते हैं, हमारी हुकूमत भागती है। किसी की हुकूमत हो, वो इस्लाहत नहीं करना चाहती, वो स्टेटस को में
धांधली के जरिए हुकूमत कंटिन्यू करना चाहती है। अब देखिए, इतना अच्छा मौका था, इतना आइडियलिस्टिक इंसान है इमरान खान, इंसानी इक़दार पे रखता है, जमहूरी कदरों पे रहते हैं। कहते हैं मैं लंदन में रह चुका हूँ, बरतानिया में बहुत रह चुका हूँ, बहुत से लोग रह चुके हैं। वहाँ का तो मसला ये है ना कि अगर आप एक करारदाद भी हार जाते हैं, मामूली करारदाद, तो आपको इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो आप जो कुछ हार जाएं, आप बजट हार जाएं, आपको कुछ नहीं होता। हमारे पास 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक मिसाक जमहूरियत है, जिसका आजकल बहुत चर्चा है पीटीआई में। पीटीआई को बहुत अजीज है, वो बड़ा दिल से लगा के रखा हुआ उसने। अगर उसमें जो क्लॉजेज इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर लें। उसमें ओपन हैंड का भी है, वो भी ले लें। मिसाक जमहूरियत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी क़याम है कि ऐसी कोर्ट कायम की जाए जहाँ आइनी तनाज़ात लेकर जाए जाएँ। तो ये आइनी तनाज़ा जो था ओपन बैलेट का, ये वहाँ चला जाता, हमारी सुप्रीम कोर्ट दूसरे काम करती रहती, तो वो भी हमने कायम नहीं किया। और इसमें गलती पीपल्स पार्टी की भी है और नून की भी है। अब वो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के पुरखलूस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो एम्बिशियस लोगों की नहीं जो बनना चाहते हैं शरीफुद्दीन पिरज़ादा, कि वो बैठें, अपोजिशन को साथ लें। मैं कहता हूँ चलो पूरी हाउस की कमेटी बना दें, जैसे 18वीं तरमीम बनी थी। 18वीं तरमीम की खामियाँ क्या खामियाँ उसके अंदर, मिसाक जमहूरियत की अच्छी बातें, उनको लें, बात करें, डिस्कस करें। अगर हिम्मत है और अगर ख्वाहिश है तो ये करें, तो कुछ बेहतरी आएगी। कहीं नहीं कहता कि माशरा बदल जाएगा, माशरा तब्दील नहीं होगा आपका, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे। हिंदुस्तान में करप्शन जारी है, हिंदुस्तान में इंतखाबी करप्शन भी हो रही है, लेकिन कम से कम वोट नहीं बिक रहा। वोटर बिक सकता है, वोट नहीं बिक रहा वहाँ पर। एक दूसरी बात ये है, अब बाकी तो बहुत बड़े अच्छे मॉडल है हमारे पास। फिनलैंड का मॉडल है हमारे पास, आयरलैंड का मॉडल है हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे मॉडल्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ठीक है अंबर, एनबीसी ने अभी एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठकर कुछ चीज़ें तय कर ली जाएं, आइडियल सिचुएशन भी यही होती है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिलकर चलें और कोई सिस्टम बनाना है तो मिलकर बनाएं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, क्यों? देखिए, वजह यह है कि हमारी जो सियासत है पिछले कुछ सालों से, और मैं इसको अगर हम एक तारीख लगा सकते हैं 2013-2014 के बाद से इतनी ज़्यादा पोलराइज हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक आप ये देख सकते हैं कि आप वैसे आप कंपेटिटर्स होते हैं इन एज पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन आप जो कुछ अहम मामलात होते हैं उस पर आप बात करते हैं मिलकर और एक फैसला करते हैं। मेरा ख्याल में कभी सेनेट इलेक्शंस हो गए हैं, होना तो ये चाहिए असूलन कि अब जो आप ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं, अगर आप चार्टर डेमोक्रेसी को देखें तो वहाँ भी आपको नजर आता है कि ओपन बैलेट के हक में है। कमेटी ऑफ द होल सेनेट की जो 2016 की थी उसमें भी ओपन बैलेट की बात होती है, तो ये अच्छी बात होगी, अच्छा मौका होगा कि ये सारे मामला पीछे रखें और संजीदगी से अपोजिशन की जमातें और हुकूमत बैठकर तय करें कि किस तरह से आइन को तब्दील किया जाए, और जो भी वहाँ फैसला हो ओपन बैलेट भी हो सकता है, और अभी तक तो यही लगता है कि ओपन बैलेट के हक में है, वो तरीका अपनाया जाए। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि अब ये जो सेनेट के इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो अहलियत को चैलेंज कर दिया जा रहा है, साथ साथ अभी डस्का का भी बाई इलेक्शन दोबारा से होने जा रहा है, उस नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो कशीदगी है वो शायद इतनी ठंडी नहीं हुई कि ये जो अहम मामला है जिस पर जल्दबाजी की थी हुकूमत ने, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे, एक्ट भी लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट भी तक भी लेकर गए थे, ये अब सोच समझ के ठंडे दिमाग से डायलॉग और डिस्कशन के जरिए इसको हल किया जाए। डिस्कशन के जरिए हल किया जाए। ज़ैकम खान साहब, कैसे होगा डिस्कशन के जरिए हल ये मामला? देखिए, जब भी सियासत में इस तरह की कबायलियत आ जाती है, इस तरह की दुश्मनियाँ दर आती हैं, इतनी नफ़रतें आ जाती हैं, तो फिर यही हालात होते हैं। 1990 में देख लीजिए किस तरह की हार्स ट्रेडिंग होती थी, 1989 में छांगा मांगा की कहानियाँ कैसी थी, और अब फिर वैसे ही होटलों में रखा गया, छांगा मांगा फिर से कायम हो गया। अब इसका हल ये है कि सियासतदान मिलकर बैठें, हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो हुकूमती अशराफिया है, वो इस बात का एहसास करे कि इस वक्त लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेसी ख़तरे में है, जिससे रियासत की अमलदारी को भी ख़तरा पैदा होता है, क्योंकि इससे हुकूमत की भी लेजिटिमेसी हिल के रह जाती है। आपके पास एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको आइन में तरमीम करनी होगी, आर्टिकल 226 को
आपको रिवाइज करना होगा। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद नहीं है कि वोट जो है वो सीक्रेट भी रहे और नज़र भी आए। ये एक मजाक है, दुनिया में कहीं नहीं होता। हम कोई जमहूरियत को ईजाद करने वाला मुल्क नहीं है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो यहाँ भी नहीं होगा। देखिए 3 आपके पास रास्ते हैं वाज़े तौर पर। पहली बात यह है कि आप सेनेट के इलेक्शंस पर भी डिफेक्शन क्लाज लागू कर दें, और जहाँ जहाँ डिफेक्शन क्लाज लागू होती है वहाँ पे आप सीक्रेसी ख़त्म कर दें। जहाँ लोगों को आज़ादी है, जहाँ पर आइन ये कहता है कि ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते हैं, वहाँ आपका कोई हक नहीं कि सीक्रेसी ख़त्म करें। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। तमाम तजियाकारों के वक्त का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।